नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। छत्तीसगढ़ में एक पोस्ट खुला हुआ है जिसका नाम क्या है, हॉस्टल वार्डन यानी कि छात्रावास अधीक्षक है। इसी के बारे में बात करेंगे। मैंने इसके जो सिलेबस है पहले से ही बता दिया था, लेकिन कुछ चेंजेस है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। जैसे कि पहले 150 अंकों का था, अब इस बार जो है 100 अंकों के लिए होगा। जैसे कि पहले क्या था कि कंप्यूटर में 50 अंकों का था, हिंदी इंग्लिश में 10-10 अंकों का था। उसी तरीक़े से जो गणित था उसमें 30 अंकों के लिए था। लेकिन अब जो है चेंजेस करके कंप्यूटर का 30 प्रश्न रहेगा, जिसमें से 15 अंक लाना अनिवार्य है। और जो है हिंदी और इंग्लिश का 55 अंक है। और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ का भी 5 अंक दिया है। मतलब छत्तीसगढ़ का इस बार देखा जाए ना तो फिर पढ़ना भी उचित नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। क्योंकि भाई देखो, अपना छत्तीसगढ़ है तो इसका सिलेबस को अच्छा देना चाहिए ना अंकों के साथ। लेकिन 5 अंकों का सिलेबस, जबकि इसका अंदर को देखे यानी इनके बारे में पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा इनका सिलेबस बैठता है, बहुत ही इनका सिलेबस लेंदी है। तो खैर, हमको पढ़ना है जो सिलेबस दिया हुआ है इसी हिसाब से। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, कंप्यूटर के 30 प्रश्नों में से जो 15 अंक लाना अनिवार्य है, इसी चीज़ के बारे में। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था हॉस्टल वार्डन का, तो कई लोग जो है सामान्य ज्ञान है, रीजनिंग है, गणित है, एक करंट अफेयर है, या मनोविज्ञान है, उसमें तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया था। लेकिन कंप्यूटर में जितना चाहिए था 50% उतना नहीं ला पाया। तो जब कंप्यूटर, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 30 है। अब 30 में अपने को लाना है कितना है, 15 अंक। अब आपने अगर 14 अंक लाया है और बाकी में अच्छा स्कोर किया है तो आपका जो एग्ज़ाम दिलाया है वह कोई मतलब का नहीं है, यानी कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं। तो होगा कब, जब आप जो है 15 अंक ला लोगे या उससे ज़्यादा ला लोगे। उसके बाद जो बाकी का और टॉपिक है उसमें आप जो भी कवर करते हो अलग बात है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, आपका चयन होगा। तो बहुत दिनों से मैं भी वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम था, निजी प्रॉब्लम था। अब जो है लगातार हम लोग वीडियो डालेंगे। और एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक दिन में 2 वीडियो आएगा। 2 वीडियो का मतलब क्या होते हैं, एक तो है हॉस्टल वार्डन का चलता रहेगा, और साथ ही साथ एक जो है अपना छत्तीसगढ़ में जो सीजी टेट है और सीजी टीचर भर्ती है, इनसे संबंधित वीडियो रहेगा। जैसे कि मेरा ज़्यादातर फोकस क्या रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर में आपको 50% लाना अनिवार्य है। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है वहाँ कंप्यूटर का सामान्य परिचय है, तो इसमें हम लोग इनके थ्योरी के बारे में देखेंगे। फिर कल जो डेट रहेगा उसमें हम कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है इसी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। इससे होगा क्या कि आपके जो सिलेबस है वहाँ धीरे धीरे करके वहाँ कंप्लीट होना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। और जो भी वीडियो मैं पढ़ाऊंगा इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसमें कोई भी चार्ज नहीं, पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क है, फोकट है। ठीक है, तो आप लोग उसमें जरूर जुड़ना है। टेलीग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो चलते यहाँ पर वीडियो की तरफ। कंप्यूटर का सामान्य परिचय क्या होता है। हम सभी ने कंप्यूटर को देखा है, उसे चलाया है, क्योंकि जो कंप्यूटर किए हैं वही लोग ही फॉर्म डालेंगे। तो जो कंप्यूटर किए हैं इसका मतलब कंप्यूटर में एक मॉनिटर क्या होता है, कंप्यूटर का सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का कीबोर्ड और माउस या प्रिंटर है वो क्या होता है, सभी लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर क्या है। सिंपल सी बात है, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट से बना है। किससे बना है, कंप्यूट से बना है। जहां पर मैं लाल रंग में जो निशान लगाता हूं ना, वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर को इंग्लिश भाषा में क्या बोलते हैं। एक तो हिंदी में क्या बोलते हैं, संगणक बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या है, कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, यानी कि गणना करना है। हिंदी में इसे कहते हैं संगणक कहते हैं। यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। इसकी क्षमता सीमित है। देखो, यहीं पर ही बहुत सारा प्रश्न बन गया। क्या है, कंप्यूटर की जो क्षमता है वहाँ सीमित है, यानी कि हमने इसे एक लिमिट के दायरे में, एक दायरे में इसे बांध कर रखा है। ठीक है, दूसरी बात है कि यहाँ कोई गलती नहीं करता है, जब तक उसमें मानव कुछ न कुछ गलती ना कर दे तब तक है। और तीसरी बात है यहाँ स्वचालित है, यानी कि एक बार आप इसे स्टार्ट कर दो तो कंप्यूटर जो है इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वहाँ चलते रहता है। इतना बात समझ गए ना। यहाँ पर देखते हैं, कंप्यूटर एक यंत्र है जो डेटा ग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है।
जैसे जैसे कंप्यूटर में रहता है सॉफ्टवेयर वह उसी तरीके से कार्य करता है और उसी के अनुरूप ही इनका परिणाम जारी करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो टीवी जैसे दिख रहे हैं ना, इसे कहते हैं मॉनिटर कहते हैं। यहाँ पर जो बॉक्स जैसे दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू है ये। और यहाँ पर जो फ्लैट है इसे बोलते हैं कीबोर्ड, और ये क्या है, माउस है। तो ये जो चार चीज होते हैं ना, कंप्लीट रूप से कंप्यूटर कहलाता है। आप माउस को ही कंप्यूटर नहीं कह सकते हैं, आप एलईडी को ही या मॉनिटर को ही आप कंप्यूटर नहीं कह सकते। जब तक ये चार चीज ज़्यादा जरूरी है, चार चीज नहीं रहेगा तब तक यहाँ कंप्यूटर नहीं रहेगा। बाकी का जो चीज है वहाँ एक्सटर्नल के रूप में रहता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पहला है यहाँ तीव्र गति से कार्य करता है, अर्थात समय की बचत होती है। सिंपल सी बात है, जैसे कि हम कोई भी एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, या गणितीय जो कार्य कर रहे हैं, एक्सेल में काम करते हैं, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, हाथ से लिखते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर में क्या है, एक कोडिंग को जारी कर दो, फिर उसके हिसाब से जो भी आप डाटा डालोगे वहाँ कन्वर्ट करके दे देगा, प्रोसेस डाटा करके। ठीक है, तो ये है। दूसरा क्या है कि यह त्रुटि रहित कार्य करते हैं, यानी कि जैसे कि कंप्यूटर में हम कार्य कर रहे हैं, जब तक हम स्वयं से गलती नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर खुद से गलती नहीं करते हैं। एक कंडीशन कब लगता है, जब इसमें वायरस आ जाता है, बग आ जाता है, तब जाके यहाँ थोड़ा सा गलती करता है या स्लो रहता है। अदरवाइज देखा जाए तो फिर कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन में क्या है, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण क्षमता की सुविधा देता है। ठीक है, स्थायी और विशाल भंडारण क्षमता, यानी कि इनका जो है जीबी, एमबी, टीबी है या टेराबाइट है, जिसे कि रहता है ना, वो सभी क्या है, इनकी भंडारण क्षमता है जो कि विस्तृत रूप से रहता है। आप जितना ज़्यादा इसे बढ़ा सकते हो, बस एक छोटा सा किट लगता है उसी में। चौथा में क्या है, यह पूर्ण निर्धारित निर्देशों के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में यहाँ सक्षम है। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर के उपयोग के बारे में। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो लगभग आज के डेट में सभी ऐसे क्षेत्र हैं या ऐसे सभी सेक्टर है जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग होता है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है या कोई भी ऐसे जो मतलब क्षेत्र नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का रोल ना हो। सबसे पहले क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे कि आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो, तो ये क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से हुआ ना। तो कुल मिलाकर शिक्षा के क्षेत्र हैं। दूसरा है वैज्ञानिक अनुसंधान में है ना। आजकल जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, चाहे स्पेस भेजा जाता है बाहर अंतरिक्ष की तरफ, ये सभी क्या है, सुपर कंप्यूटर से बनता है या सुपर कंप्यूटर के निर्देश पर ही होता है। तीसरा क्या है, रेलवे तथा वायुयान आरक्षण में जैसे कि कोई टिकट करता है तो ये सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। बैंक में जितने भी कार्य है वहाँ सभी कंप्यूटर के माध्यम से होता है। चिकित्सकीय विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर है। रक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर, प्रकाश के मतलब प्रकाशन के क्षेत्र में है। व्यापार, संचार, प्रशासन या मनोरंजन, जितने भी क्षेत्र आप देखते हो उस सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का रोल रहता है। कहीं ना कहीं कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कंप्यूटर से पहले इन सभी चीज़ों का सुविधा नहीं था। तो बिल्कुल था, लेकिन ये सभी क्या है, मैनुअल है। जैसे कि कोई फाइल बनाना है, उस फाइल में जैसे कि आप स्टेट बैंक में खाता खुलाने गए तो वहाँ पर हाथ से खोलता था, हाथ से ही सब चीज़ प्रिंट करके देता था। लेकिन आज के दौर में क्या है, सब चीज़ कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। आपका एक एक डाटा इंटरनेट के माध्यम से वहाँ संचार कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि हम कोई भी कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं, अब उस कंप्यूटर को तोड़ दे या नुकसान कर दे तो हमारा डाटा नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो डाटा है वहाँ इंटरनेट के माध्यम से, सर्वर के माध्यम से जुड़ा रहते हैं, जिससे आप कभी भी कोई भी कंप्यूटर में इस चीज़ का उपयोग कर सकते हो। तो ये तो हो गए कंप्यूटर के जो क्षेत्र है जहाँ जहाँ पर उपयोग होता है। अब देखते हैं यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर देखते हैं, कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन है, संचयन, संसाधन और निर्गमन हस्तचलित विधि से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा। जैसे जैसे कंप्यूटर का, जैसे कि आज की डेट में है, हर क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर है। हो सकता है आने वाले 20 साल के बाद देखा जाए कंप्यूटर का और क्या क्या इनका परिणाम देखने को मिल सकते हैं, आप इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो कल्पना करते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं वही कल्पना करते हैं, और ज़्यादातर वो लोग उसी से संबंधित विकास भी करते हैं।
अब सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आता है ईडीपी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। इस चीज़ को पूछा जाता है कि ईडीपी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो जिस तरीके से फंक्शन है, एक है यहाँ पर डाटा है जो कि प्रोसेस होता है, उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन के रूप में बाहर देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, कंप्यूटर सिस्टम है ना, यह उपकरणों का एक समूह है जो एक साथ मिलकर डेटा प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती है जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट इसमें शामिल होता है। जैसे कि यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हुआ है इनपुट, फिर आता है प्रोसेसिंग, फिर होता है आउटपुट। तो इनपुट में क्या होता है इस चीज को देखते हैं, वैसी इकाइयाँ जो यूजर से डेटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है, यानी कि कंप्यूटर को दिशा निर्देश देने का कार्य करता है या डाटा भेजने का जो कार्य है वह इनपुट के माध्यम से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि आप देखना, कंप्यूटर में 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि सीपीयू है, अब उस सीपीयू में अलग अलग पार्ट रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, एक इमेज के माध्यम से समझना। ये हो गया इनपुट, जिससे जैसे कि कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है, और ये हो गया हमारा सीपीयू जो कि 3 अलग अलग पार्ट रहते हैं। एक है कंट्रोल यूनिट है, एक है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और एक है मेमोरी यूनिट। ठीक है, और अंतिम में इसमें प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि सबसे पहला एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना में होता है। अंकगणितीय गणना के अंतर्गत जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि तथा तार्किक गणना के अंतर्गत तुलनात्मक गणना जैसे कि हाँ या नहीं इत्यादि होते हैं। इसीलिए कंप्यूटर में क्या रहता है, जैसे कि आप देखना उसमें फंक्शन में या फिर जैसे कि बड़ा हो गया या छोटा हो गया या बड़ा या इसमें से छोटा, इस तरीके से कुछ अलग अलग फंक्शन रहते हैं जो गणितीय भाषा को ही समझता है, जिसमें लॉजिकल लगाते हैं। तो ये सभी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के तहत आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट में यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे कि उनके सॉफ्टवेयर भी रहते हैं ना, वो सभी इसी के अंतर्गत आता है जो कि नियंत्रण होता है। जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसर है इत्यादि के बारे में जो गतिविधि रहते हैं इनके बीच तालमेल बैठाता है कि कोई जो भी फंक्शन है वहाँ कार्य ठीक से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। इस सभी चीज़ की जो जानकारी है वहाँ कंट्रोल यूनिट से ही कंट्रोल होती है। तीसरा जो ऑप्शन क्या है, वहाँ मेमोरी यूनिट होता है। तो मेमोरी यूनिट में यह डेटा तथा निर्देशों के संग्रहण करने में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्यतः 2 वर्गों में प्राइमरी तथा सेकेंडरी मेमोरी में विभाजित करते हैं। जैसे कि आप देखना, आपके मोबाइल में चिप होगा, ठीक है, तो पहले क्या है, केबी में रहता है, केबी के बाद एमबी आता है, एमबी के बाद क्या आता है, जीबी आता है, जीबी के बाद और जो आगे बढ़ते बढ़ते जाता है टेराबाइट तक से जाता है। तो ये क्या है, मेमोरी का जो पावर क्षमता है उसको दर्शाता है। तो यहाँ पर क्या है, मेमोरी यूनिट है। तो कंप्यूटर में 2 प्रकार के मेमोरी यूनिट आपको देखने को मिलेगा। एक तो है वो मेमोरी जो कि सदैव कंप्यूटर के साथ लगा रहता है, और दूसरा वो मेमोरी है जो कि आपको ज़रूरत के हिसाब से आप कंप्यूटर में लगा सकते हो या उसे बाहर कर सकते हो। ये क्या हुआ, 2 प्रकार के अलग अलग मेमोरी हुआ। दोस्तों, जिस समय हम मेमोरी के माध्यम से या उनके जो कंप्यूटर का जो पावर है उन सभी के बारे में बात करेंगे ना, तो फिर एक एक करके अच्छे से डिटेल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अर्थात वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा तथा निर्देशों का संग्रहण प्राइमरी मेमोरी में होता है और सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा तथा निर्देशों को संग्रहित करने में होता है। उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट के अंतर्गत क्या है, वैसे इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर उसे यूजर को समझने योग्य बनाता है। जैसे कि जब हम सुपरमार्केट में बिल अदा करते हैं तो हमें रसीद प्राप्त होता है जो एक आउटपुट का रूप है, या आउटपुट उपकरण प्रिंटर से प्राप्त होता है। जैसे कि हमने कोई भी चीज़ कीबोर्ड के माध्यम से लिखा,
ठीक है। अब वो प्रोसेसिंग करने के बाद जब फोटोकॉपी निकलता है प्रोसेस होकर आउटपुट के माध्यम से, तो वो क्या है, हार्ड कॉपी है जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, उसे स्पर्श कर सकते हैं या उसे हम कहीं ले जा सकते हैं। तो ये क्या है, आउटपुट का इकाई है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको कंप्यूटर का जो सामान्य परिचय है, जो कि एक कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकते हैं, इनका जो कार्य रहता है, इनके जो अलग अलग फंक्शन रहते हैं, उन सभी के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ना इसी से संबंधित एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आइए आज का जो होमवर्क रहता है इसके बारे में देखते हैं, और इनका जो प्रश्न है, इनका जो उत्तर है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या बोला गया है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। आपको बताना है, एक तरफ है मानव का मन है और एक है कंप्यूटर का मन है। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा गति किन की है, जैसे कि मानव मन का है या कंप्यूटर का है या दोनों में बराबर है या कह नहीं सकते। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।